हेलो एवरीवन, एग्जाम में स्वागत है। डीएसएसबी में जो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करना चालू इन डेप्थ टॉपिक बाई टॉपिक। पहले मैं जाते जाते टॉपिक पे चलने से पहले बता दूं कि आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है, उसके साथ साथ एक दो पोस्ट और पोस्ट कोड जो हैं उनकी भी इसमें वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है। वीडियो बना दी है, लास्ट वीडियो वही है, जाके फटाफट से देख लो। ठीक है, ये पोस्ट कोड की बात कर रहा हूँ मैं 802/23। इसकी जो वैकेंसी आई थी ये जनवरी के आसपास, जनवरी 24 में ही है ना, आसपास नोटिफिकेशन निकला था। एग्जाम 2 घंटे का है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर की। ठीक है, तो टोटल 200, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इसमें आपको जो सब्जेक्ट का रेशियो रहेगा वो कुछ इस हिसाब से है कि जनरल अवेयरनेस 35 नंबर का, मेंटल एबिलिटी 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन भी 35, और हिंदी और इंग्लिश भी 35 के, और बेसिक फैमिलिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन वो है 25 नंबर का। 25 नंबर मतलब 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं इनके सिलेबस के साथ। जनरल अवेयरनेस एंड, ठीक है, क्या था, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो सिलेबस रहेगा वो कुछ इस हिसाब से रहेगा। सामान्य ज्ञान एंड समसामयिक मामले, देखो जो भी करंट इवेंट चल रहे होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उससे अफेक्टेड आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट 6 मंथ का तो करंट अफेयर पढ़ना ही है, दैट इज़ टू बी अ मस्ट। और कुछ ऐसे जो साइंस इवेंट्स होते हैं, ठीक है, मैं भी बता दूं, जैसे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी रिसर्च हुआ, कोई भी लॉन्च हुआ, ठीक है, तो ICMR, तो ये जो रिसर्च होते हैं ये लगभग अनटिल टू इनके क्वेश्चन तब तक पूछे जाते हैं जब जिस डेट से वो लॉन्च हुए हैं उसके 1-2 महीने पहले तक, और जब तक वो पहुंचेंगे, ठीक है, अपनी अंटिल डायरेक्शन या फिर जो भी एक पॉइंट होता है, ठीक है, अंटिल डेस्टिनेशन तक, तो तब तक का जो एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि वो एक कैलकुलेटिव होता है कि 2 साल 3 साल, तो तब तक उसके बारे में पूछा जा सकता है। क्या नॉलेज पूछी जा सकती है, जैसे कोई भी लॉन्च हुआ तो कौन सा रॉकेट हुआ, किसने कहाँ बना, कहाँ से लॉन्च हुआ, ठीक है, कुछ स्पेशलिटी उसकी क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसका मोटिव क्या है करने का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि आपको इजीली वो टॉपिक आप सर्च करोगे, है ना, तो वो ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगी। दूसरी बात है महत्वपूर्ण दिन एंड तिथियाँ। महत्वपूर्ण दिन एंड तिथियाँ का कुछ सीन ये कुछ हिसाब से होता है कि जैसे कि पर्टिकुलर डे, जैसे कि भी 14 सितंबर निकल गया क्या बनाते हैं उस दिन, हिंदी दिवस। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पर्टिकुलर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 14 नवंबर को चिल्ड्रन दिवस, तो ठीक है, तो इसी तरीके हर तरीके का, जैसे कि पृथ्वी डे होता है, इन्वायरमेंटल डे होता है, योगा दिवस होता है 21 जून को, तो इसी तरीके की सारे पर डे के इवेंट होते हैं वो करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, आप आज से ही अपनी शुरुआत करते हैं कि आज से लेके इस महीने में पर डे कितने इवेंट हैं। ठीक है, और पर डे जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे कि कल आपका है एक्स डे है, कोई मान लेते हैं कल है 14 तारीख, ठीक, और उस दिन कोई एक्स डे मनाया जाता है। ठीक है, कोई भी एक एक्स इवेंट है वो मनाया जाता है, तो हमें एक दिन पहले अपने आप में अलार्म लगा के रख देना है, मतलब आपको पता होना चाहिए, और अलार्म लगा के रख देना, और फिर वो दिन में कम से कम 3 बार अलार्म बचे। ठीक है, वो आपका वह स्टडी टाइम पीरियड होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आपका स्लीप वगैरह को डिस्टर्ब ना करे, है ना, तो स्टडी टाइम पीरियड में हो तो उससे क्या होगा, आपको रिमाइंडर आएगा, क्योंकि आपको इससे याद, क्योंकि आप अगर आप पूरे 365 दिन में जितने भी, मैं ये कह सकता हूँ 100-150 के आसपास तो होंगे ही होंगे मिनिमम डेज। ठीक है, तो अगर आप इतने याद करने बैठ जाओगे ना, तो याद तो कर लोगे पर भूल जाओगे। पर रिमेंबर क्या होगा, आपको उस चीज़ को बार बार आपका दिमाग उस चीज़ को रिपीट करके देखेगा। ठीक है, एक अलार्म के बेस पे, है ना, अलार्म में बस केवल वही डेट लिख देनी है, डेट तो होगी उस दिन की, ठीक है, और इवेंट लिख देना है, इवेंट का नाम, ठीक है, जो भी हो, जो भी पर्व हो, जैसे कि योगा दिवस, ठीक है, ये देखो क्योंकि योगा दिवस, हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस, चिल्ड्रन दिवस, ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मली सबको याद रखते हैं। बाकी जो वैसी चीज़ें हैं ना, तो वो चीज़ आना चाहिए। वैसे भी हिंदी दिवस बहुत लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, 14 सितंबर वाला, है ना, तो वो चीज़ अपना, ये मैंने एक तरीका बताया जिससे कि आप ध्यान रखोगे, आप भूल नहीं पाओगे। दूसरा बात क्या है, भारतीय इतिहास। देखो इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री में जैसे कि आप एक चीज़ अगर कुछ भी ना कर पाओ तो सीधा सीधा एक पोर्शन कर लेना, जो है इंडियन मॉडर्न मूवमेंट। ठीक है, इंडिया जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री पा लेना 1857 से लेकर 19 जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक। ठीक है, 1957, ठीक है, 1950 तक पढ़ लेना, जो भी चीज़ हो सारी चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है, जो भी कमेटी बनी या फिर कुछ भी आया गया, और जो पुराने इतिहास से जैसे कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं ना, तो वो पढ़ लेना, कि जैसे कि कौन से राजा के 9 रत्न थे, ठीक है, किसी ने क्या किया, सिक्के का चलन कहाँ से हुआ, करेंसी कब से स्टार्ट हुई, है ना, नोट कब से स्टार्ट हुए। ठीक है, दीज लाइक दैट। एक बात करते हैं पुस्तकें और लेखक। पुस्तकें या लेखक तो मैं एक टफ टॉपिक मानता हूँ। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल कह सकता हूँ, भाई किसी को अगर याद रहते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर कोई GS वगैरह की बुक उठाओ, उसमें पुस्तकें और लेखक की जो हो, ठीक है, मतलब राइटर और जो बुक है वो दोनों के नाम, ठीक है, तो वो आप पढ़ लो, रिवाइज कर लो। ठीक है, और अगर एक तरीका और है, ठीक, आप जो पिछले 6 महीनों में या साल भर में जो भी बुक रिलीज़ हुई हो और जिनके जो भी हों टाइटल, और जो भी स्पेशल पर्सन होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हुए, प्रेसिडेंट हुए, ओल्ड प्रेसिडेंट या फिर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, जो भी हुए XYZ, ठीक है, उन्होंने जो बुक लिखी है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग पढ़ लो। ठीक है, ये एक होता है कि जैसे फिल्टर आउट करना, वरना अगर पुस्तकें और लेखक की बात ले जाओ तो बहुत चलते चले, तुम जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ लो उसमें। मैं जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मैं भी इतिहास के बारे में बात कर रहा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो मैं इसी की बात कर रहा था, क्योंकि ये एक देखो इसमें भारतीय इतिहास ऊपर लिखा है और इंडियन नेशनल मूवमेंट एक स्पेशल यूनिट है, क्योंकि ये जो कोर पोर्सन है ना 1850-70 से लेकर 1940-70 के बीच में, तो ये बहुत इंडिया में बहुत मूवमेंट चेंज हुआ है, बहुत से रूल्स आए हैं। ठीक है, तो एक जैसे कहते हैं ना
क्लाइमैक्स, किसी मूवी का क्लाइमैक्स होता है। तो ये पूरे इतिहास का अगर मैं सीन बताऊँ तो इंडिया के डेवलपमेंट में या चेंजमेंट में ये सबसे बड़ा क्लाइमैक्स वाला पोर्शन होता है। तो इसलिए इसको बहुत आस किया जाता है और इससे करंट बहुत रिलेट करता है। नेक्स्ट, पुरस्कार और सम्मान, ये भी जो लास्ट 6 या साल भर का हो उसमें जो भी मिले हो, ठीक है, वो आप पढ़ लो। बजट और पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, कब तक लागू हुई, अभी भी चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है, और बजट से रिलेटेड जो भी हाईलाइट्स हो वो पढ़ लेना। कम टाइम में ये है और फिर जितना डीप में पढ़ पाओ वो दैट इज़ ऑन योर ऑन, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हो बजट के रिगार्डिंग वो जरूर सबसे पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। सामान्य राज्य व्यवस्था, ठीक है, जो भी जनरल पॉलिटिकल मेन चीज़ें जो भी एक्ट वगैरह होते हैं, आर्टिकल होते हैं, ठीक है, वो पढ़ लेना। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, और कंट्री लेवल पे जो भी एक्ट वगैरह होते हैं। अब जैसे कि जो भी राजदूत जाते हैं विदेश में, ठीक है, तो वो उनको फॉरेन मिनिस्टर जो भी होते हैं तो उनको क्या होता है, तो वो किस एक्ट के थ्रू सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब यूपीएससी कौन से एक्ट के अंतर्गत आती है और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो मतलब हर तरीके हर पोस्ट की हर पावर की, है ना, आर्टिकल में पावर दी गई है कि मतलब ये व्यक्ति के पास ये पावर है, वो ये कर सकता है ना, और इसके अतिरिक्त वो नहीं कर सकता, उसका दायरा ये है, ठीक है। तो संविधान सबकी शक्तियों को बताता है, उनकी शक्तियाँ भी बताता है, उनका दायरा भी बताता है, ठीक है। और है करंट अफेयर एंड राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो वो करंट अफेयर तो आप पढ़ लीजिएगा 6 महीने का मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना पढ़ पाओ, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, आप बेसिक जो बजट वगैरह पढ़ोगे वो सारे भारतीय अर्थव्यवस्था से थोड़े रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। और बजट पढ़ लोगे तो होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस निकल ही जाएंगे, ठीक है। बेसिक इसलिए है कि जैसे कि अर्थव्यवस्था में जो इवैल्यूएशन हुआ 1 to 1 एंशिएंट टू लेके अभी तक, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना, अगर बेसिक पढ़ लोगे तो कुछ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है। भारत की राजधानियाँ, तो राजधानियाँ भी जो अभी प्रेजेंट हैं या फिर जो पहले कौन सी थी, कुछ ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना नाम बता जाएगा कि इसकी राजधानी कौन सी है, ठीक है। अब ये बताओ उत्तर प्रदेश से पहले कौन सा नाम था, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय एंड राष्ट्रीय संगठन जो भी हो, जैसे कि यूएन हुए, है ना, यूएसएफडीए हुआ, ठीक है। और इस तरीके की जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें किसी भी तरीके की इंडेक्स या फिर किसी भी तरीके का आइडेंटिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, लाइक फूड इंडेक्स हुआ, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह के जितने भी इंडेक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो सीधे स्टैटिक डेटा होता है, आप पढ़ लो। और ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि ऐसे याद करना कि सबसे पहले उनका ऑरिजिन, कौन उनका फर्स्ट पर्सन है जिसने ऑरिजिनेट कराया, या फिर कोई मूवमेंट हुआ, जो भी XYZ है ना, तो कोई भी पार्टी होगी या फिर कोई भी पर्सन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जो एक्टिव हुआ। अब जैसे कि नोबेल प्राइज़, ठीक है, उनका नाम क्या था, नोबेल ही नाम था, ठीक है, जो भी मतलब पर्सन थे, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो क्या क्या इवेंट है, वो कहाँ मिलता है, नॉर्वे में मिलता है, सूडान में मिलता है, या फिर कहाँ पे मिलता है, XYZ जो भी जहाँ पे भी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना जो नोबेल प्राइज़ है वो कहाँ पे मिलता है, ठीक है। विज्ञान या प्रौद्योगिकी, विज्ञान एंड आविष्कार और उसकी खोज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जो भी एक्टिविटी होती हो, ठीक है, चाहे नासा में होती हो, ICMR में होती हो, ठीक है, जो भी इंडिया में होती है, जो भी एक्टिविटी स्पेस से रिलेटेड होती हो, साइंस से रिलेटेड इवोल्यूशन होते हो, तो वो सारे इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। वो जब से ऑरिजिनेट हुए और जब तक जैसे कि जहाँ पे जब भी पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पे, उस बीच का पूरा टाइम पीरियड में वो क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और खेल, ठीक है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, वो अपकमिंग डेज में या फिर जो भी अपकमिंग ईयर्स में कब और कहाँ होने वाले हैं, ठीक है, वो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पहले में जो भी इंडिया जीती है जहाँ जहाँ प्लेस पे, वहाँ का इंपॉर्टेंट है। और जहाँ जहाँ सेकंड प्लेस पे आई है वहाँ का फर्स्ट पर्सन की कंट्री और फर्स्ट पर्सन का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देश और उसकी राजधानियाँ, देखो देश और राजधानी सबसे सिंपल टॉपिक है, इसको केवल इससे और रिलेट मत कर देना कि केवल इंडिया और उसकी राजधानियाँ, पूरे 195 देशों की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। होपफुली वुड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब वीडियो तो लेंथी हो रही है पर आपका सिलेबस डिप्थ में जरूर जा रहा है, ये चीज़ जरूर देख लीजिएगा, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या है, देखो इंग्लिश का आपको ये लैंग्वेज तो पढ़नी पड़ेगी। लैंग्वेज का मतलब बेसिक्स, है ना, जो भी होता है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें एक्टिव पैसिव, अब जैसे कि इसमें ग्रामर में देख लीजिए, रीडिंग कंपैरिजन, है ना, कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने भी एक बार DSSB का एग्जाम दे चुका हूँ, तो उसमें ये जो जाती है लैंग्वेज वाले पोर्शन रहते हैं ना, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये बहुत ईजी रहता है, ठीक है। अगर लेवल 2 बता दूँ तो 10 to 12 वाला बंदा बड़ा ईजी कर लाएगा। और वैसे ही आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10 to 12 ही है, ठीक है। तो आप खुद अपना मान के चलिए कि जो भी पेपर का लेवल रहेगा वो 12 to बिलो ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी वोकेबलरी देखो यार, पढ़ने से आती है, जितना चाहो उतना इंग्लिश पेपर, है ना, इन चीज़ों को पढ़ो, नॉट फॉर मतलब ऑलवेज है कि मतलब हाँ मुझे बाउंडेशन में पढ़ना है। आप जैसे चल रहे हो तो आपके पास अगर पेपर नहीं है तो आप वेबसाइट खोल लो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया नाउ, ठीक है, जो भी इंग्लिश वेबसाइट्स हैं, इंग्लिश मतलब न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं, इंग्लिश तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो वाली मत खोले ना, उससे क्या होता है, शरीर में वीकनेस बढ़ती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। पर न्यूज़पेपर की वाली खोलोगे तो उसमें बहुत अच्छा मॉड्यूलेशन होगा, दिमाग का बहुत नरिशिंग होगी, तो वो आप खोले ना, तो अब उसको उनके आर्टिकल्स को पढ़ो, ठीक है, वो क्या उससे ही अच्छी होती है। वो कहते हैं ना, लिखने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लिखना तो सीख जाते हैं पर एक अक्षर को किस तरीके से घुमा के लिखना होता है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ग्रामर, ठीक है, ग्रामर्स के जो बेसिक्स रूल्स होते हैं, है ना, वो सारे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, एक्टिव पैसिव वगैरह जो भी चीज़ होती है ना, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब आएंगे।
एक एक क्वेश्चन पकड़ा देंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन। देखो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं, मिसेस पेल्ट, ठीक है, ये आपके वोकैब में ही आ जाती है मिसेस पेल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल वाली हैं। और जैसे इन्होंने मेंटेनेंस, ये सारी वोकैब ही है, क्योंकि जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि उसका मतलब क्या है, तो उसका अपोजिट क्या होगा वो भी चीज़ आपको पता चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट इन्होंने मेंटेन वर्ड यूसेस, ठीक है, वर्ड का यूज़ करके आप किस तरीके से कोई पैराग्राफ को कंप्लीट करते हो, या फिर जो भी वर्ड्स को फाइंड आउट करते हो कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, ये भी चीज़ होती है। दूसरा टेंस, टेंस एक ग्रामर का सबसे बेसिक है, जो कि हम लोग थर्ड फोर्थ से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। और ये इसके बेसिक रूल्स हैं, वो सब आप एक बार रिवाइज कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, जस्ट बिकॉज बहुत सिंपल है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी बेसिक रूल है, ठीक है। और ये ऐसे नहीं है, ये सारे टॉपिक जैसे कि एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड टेंस का तो नहीं कर सकते, पर ये सारे तो ये दोनों टॉपिक तो वन नाइट में किया जा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप मैं अपने ऊपर डिपेंड है, मैं अपनी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक केवल आधा घंटा मुश्किल से लगाता हूँ, सारे रूल्स रिवाइज हो जाते हैं दोनों सबके दोनों के, ठीक है, मस्त हो जाता है, कोई भी नहीं छूटता, अभी तक का नहीं हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं इन्हीं वजन पे इन्हीं पहले ये हुआ, वोकैब हुआ, वर्ड यूसेज हुआ, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन हुआ, ग्रामर्स के क्वेश्चन हुए, ग्रामर्स के क्वेश्चन जो भी आपके होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं सारे, सबका यूज़ होगा, ठीक है, पंक्चुएशन हुए, कंजक्शंस हुए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझ। नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग की, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें आपकी जाएगी वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। दूसरा आएगी एनालॉजीज़। एनालॉजीज़ ये होती है कि जिस तरीके का कोई पैटर्न दिया गया होता है और फिर उससे रिलेटेड पैटर्न आपको दिखाना पड़ता है कि अपकमिंग पैटर्न क्या होगा, ठीक है। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंशिएट, ठीक है, जैसे कोई भी पैटर्न है उससे रिलेटेड कोई सिमिलर चीज़ हो, ठीक है, एंड डिफरेंशिएट या फिर कोई ऑड वन आउट करना हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से रीजनिंग में पैटर्न चलते रहते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी हो सकती है, कोई बॉक्स में कोई पैटर्न चल रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो, ठीक है, एंड दिस। और जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि उसमें न्यूमेरिक सीरीज़ भी होती है, एक मैट्रिक्स बनी होती है 9 ब्लॉक्स की, ठीक है, और उसमें जैसे कि एक पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है और उसमें हमें इसी तरीके से कैलकुलेट करके बताना पड़ता है कि इस खाली बॉक्स में कौन सी डिजिट आएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी आ सकती है कि जैसे कोई सिचुएशन दे दी जाए, कोई पैटर्न दे दिया जाए कि बैठाना है लोगों को, ठीक है, तो वो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके का है कुछ। देखो रीजनिंग मेरे समझ में आता है, इज़ ऑल इन प्रेजेंस ऑफ योर माइंड, पर ये है कि जितने भी टॉपिक हैं इनके रिगार्डिंग मिनिमम आपको 5 और मैक्सिमम जितने आप कर सकते हो। मिनिमम 5 मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि यार बहुत से कमेंट आ कहते हैं अरे यार बहुत लेंथी सिलेबस है ना, वीडियो इतनी लेंथी हो रही है ना, बहुत लेंथी सिलेबस है। नहीं भाई, सिलेबस लेंथी नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी जाना चाहोगे ना तो कर लोगे। ये समझ लो अगर उसमें इजी क्वेश्चन आ गए तो तुमने कर लिया ना। अगर इसमें से जैसे कि 10-15 टॉपिक हैं और इसमें से 7-8 क्वेश्चन भी इजी आ गए और तुमने उसके 5-5 लगाए थे और वो तुमने कर लिए, तो तुम्हारे 7-8 क्वेश्चन सीधे हो गए ना। ये नहीं कोई समझता यार, ठीक है। स्पेस विजुअलाइजेशन जो मैंने अभी आपको बात बताई, ठीक है, तो वो आपका सर्कुलर में भी आ सकता है, 9 ब्लॉक्स पैटर्न मैट्रिक्स में भी आ सकता है, या फिर कोई एक ब्लॉक चल रहा हो, ठीक है, मल्टीपल ब्लॉक्स चल रहे हो तो उसमें गैप्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। नेक्स्ट जजमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस में ये जजमेंट आपको मतलब सिचुएशन दी गई होती है, फिर आपको उसमें ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा रहेगा, फर्स्ट सेकंड या सेकंड या फर्स्ट, ठीक है। तो पैटर्न भी हो सकता है, या फिर जो 4 सिचुएशन होती है वो जो मोस्टली होती है, पहला सही, ठीक, दूसरा सही, तीसरा दोनों सही और चौथा कोई भी नहीं सही, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं। अब डिपेंड अपना एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, तो कोई भी ऑप्शन टिक करने से पहले एक बार दिमाग और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोच लेना कि ये आगे पीछे कर देते हैं। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग भी जजमेंट से रिलेटेड ही कुछ होता है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ होता नहीं सॉरी, डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया होता है, ठीक है। वो स्टेटमेंट कोई एक कैलकुलेशन ही हो सकती है, कोई एक मैथमेटिक की न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी हो सकती है, ठीक है ना। टाइम एंड डिस्टेंस कोई क्वेश्चन हो सकता है, एक कोई सिचुएशन हो सकती है, तो वो आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, ठीक है, कंडीशन के आधार पर, ठीक है। तो पूर्व धारणा, ठीक है, ऐसी, तो वो इससे रिगार्डिंग आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। उसमें 2 डिसीजन दिए गए होंगे, अब ऊपर कंडीशन दी गई है, अब उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन करना है, ठीक है। अब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब 4 ऑप्शन में से वो ये कह दिया पहला दूसरा सही है, 2 ऑप्शन उन्होंने दिए डिसीजन करके दिए कि पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, या केवल पहला सही है, या दोनों सही हैं, ठीक है। और या ये भी हो सकता है कि कोई भी नहीं सही वाला भी ऑप्शन हो आपको, ठीक है। एनालिसिस विजुअल मेमोरी में देखो ये चीज़ हो जाती है कि आपने अगर देखा हो तो ये जैसे कि एक ब्लॉक होता है, ठीक है, ऐसे उन्होंने 4 ब्लॉक बनाए, ठीक है। 4 ब्लॉक बना के क्या किया, उसमें एक फूल, फिर एक जगह मतलब मेढक रख दिया, फिर एक केकड़ा रख दिया, फिर एक वो रख दिया, कुछ मछली रख ली, ठीक है। तो वो एक रोटेशन कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तो वो एक रोटेशन कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर अब कैसा आ गया क्लॉकवाइज। तो जैसे क्लॉकवाइज उन्होंने कर दिया एक बार, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया 2 बार, फिर क्लॉकवाइज होगा क्या 3 बार, ठीक है। तो वो चीज़ सिचुएशन है। और इसमें एक चीज़ ये आ जाती है मिरर वाली, कि जैसे कि एक इमेज बना रखी है और उसकी मिरर इमेज क्या होगी। मिरर इमेज और वाटर इमेज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मिरर इमेज ठीक अपोजिट होती है, ठीक है, और जो वाटर इमेज वो इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड और अपोजिट में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। वो चीज़ आप ऐसे रखना कि जैसे कि अगर मैं इमेज मिरर रखूँ तो कैसा होगा। तो विजुअलाइजेशन मेमोरी में ये चीज़ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, तो जैसे कि टेबल दी हो सकती है,
ठीक है, तो कॉमन को फैक्टर निकालना हो सकता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल दी गई हो तो आपको डेटा उसमें सेलेक्ट करके ये एक्स निकाल लिए तो वो चीज़ आपको फाइंड आउट करके निकालना हो। ठीक, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशन। ठीक है, जैसे कि राहुल जिस फोटो की तरफ इशारा कर रहा है वह उसकी माँ के पिता की बेटी है। ठीक है, माँ के पिता की बेटी का मतलब दो सीन हो सकता है। यहाँ पे एक कंडीशन ऐसा भी दे सकता है कि राहुल के नाना की केवल एक बेटी है। ठीक है, या फिर राहुल वो उस लड़की की बहन है। ठीक है, राहुल की जो माँ की है उसकी बहन है। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, राहुल का उससे क्या रिलेशन हुआ, दो रिलेशन हो सकते हैं, या तो माँ या मासी। अगर मासी ऑप्शन नहीं दिया गया तो आपको माँ ही लगाना है। अगर बाप की एक बेटी, ये कंडीशन नहीं दी गई है तो आपको ऑप्शन में मासी नहीं दिया गया होगा। और अगर जैसे कि इस ऐसे क्वेश्चनों में ये भी हो जाता है कि नॉट डिफाइंड, है ना, क्योंकि एक कंडीशन नहीं दी गई है कि बाप की केवल एक बेटी है, क्या मल्टीपल बेटियाँ हैं। अगर ये कंडीशन नहीं देनी है और अगर जैसे कि ऑप्शन में लिखा है माँ, मासी, है ना, और नीचे एक ऑप्शन लिखा है नॉट डिफाइंड, तो आपको नॉट डिफाइंड पे जाना है। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होगा वो माँ पे एकदम लगा देंगे या मासी पे एकदम टिक लगा देंगे। ठीक है, बट ऐसी क्योंकि उसमें कंडीशन ऐसी दी नहीं गई होती है कि बाप की एक बेटी है या फिर एक से अधिक बेटी है, दो बेटियाँ हैं, तो उसमें नॉट डिफाइंड ही चलता है, क्योंकि उसमें या फिर यह लिखा होगा डेटा नॉट सफिशिएंट। ठीक है, ये भी चीज़ चलती है। तो इसमें ये जब भी ऑप्शन हो तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना और जो लगाने जा रहे हो उससे पहले भी एक बार सोच लेना। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग, यार ये बहुत सिंपल होती है। ठीक है, आपका मतलब न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई पैटर्न दिया गया होगा, जैसे एक सीरीज़ में न्यूमेरिकल लगा रखे हैं। ठीक है, या फिर उसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ लगा रखी है, तो उसमें कोई ना कोई पैटर्न चल रहा होगा, उस पैटर्न को पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर अपनी तरफ से कोई पैटर्न दे देंगे, फिर बता देंगे कि इसका आउटकम्स क्या होगा। नेक्स्ट, वर्बल एंड फिगर क्लैरिफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज़। देखो जो ऊपर बताई थी अर्थमेटिकल नंबर सीरीज़, वो दोनों मिक्स। अब नंबर सीरीज़ जो यहाँ पे लास्ट वाला जो दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है, वो नंबर सीरीज़ में ये हो गया कि आपको जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 42 60, जैसे कि अगर ऐसे बताते हैं 1 4 16 64। अब नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, या फिर 4 16 64, नेक्स्ट क्या होगा 256। ठीक है, तो इस तरीके के पैटर्न यहाँ पे कोई भी 2 का मल्टीपल चल रहा हो, 10 का मल्टीपल चल रहा हो, कोई भी डिवीज़न में भी हो सकता है 1 1.5 1.25। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, बोर्ड मास के सारे चल सकते हैं इसमें। तो वो चीज़ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना है कि आपको वो देखना है कि वो पैटर्न क्या चल रहा है, किस वेव में चल रहा है। तो फिगर क्लैरिफिकेशन वर्बल मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने विजुअल मेमोरी में आपको बता दिया था। ठीक है, फिगर क्लैरिफिकेशन है मेमोरी वाला। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि वीडियो में लेंथी नहीं करना चाहता ज़्यादा। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ी लेंथी हो रही है, पर मैं थोड़ा सा तेज बोलूँगा। ठीक है, बट प्लीज़ वीडियो पूरी देख के जाइएगा क्योंकि वरना फिर पूरा डेटा निकालने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन बाई सिंपल कैलकुलेशन होती है सिंप्लीफिकेशन। ठीक, दूसरा SCM है, LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसे कौन नहीं जानता, ठीक है, ये तो हर कोई जानता है। ठीक है, ये समझ लो अगर 10th वाला, तो अगर बच्चा कोई बोले 10th तो 12th के बीच की आप बुक्स उठाना, या फिर आपके पास कोई भी कॉम्पिटेटिव बुक हो, या शॉर्टकट में बोलो कोई SSC की बुक हो, ये सारा टॉपिक आपको मिल जाएंगे। फ्रैक्शंस, डेसिमल। ठीक है, फ्रैक्शंस में मतलब 1/2 जो P/Q वाली फॉर्म होती है वो, तो उसके मेन चीज़ है जो बेसिक रूल पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी केवल बेसिक रूल से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगर टफ करना होगा, बाकी जो फ्रैक्शंस होता है ना वो पैटर्न में ये चीज़ क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा बड़ा है, ठीक, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो उसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है जिससे कि जैसे कि अगर 4-5 फ्रैक्शन दिए रखे हैं तो आप कैसे बता पाओगे कि इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ठीक है, दूसरा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, इस चीज़ का विषय से रखना। डेसिमल वाले क्वेश्चन में बार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितने बार पे बाद डेसिमल लगता है, तो वो वाले क्वेश्चन, बार वाले क्वेश्चन दिमाग में रखना। ठीक है, परसेंटेज किसने, जैसे कि फॉर एग्जांपल परसेंटेज का मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँ, अभी मैं कर ही रहा था। ठीक है, इसलिए मुझे ध्यान में कि जैसे कि 1% कोई भी जो उस पर जो प्राइस है 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये पे वो क्या हो रहा है, जब पहले एक बार बेचता है तो 5% बढ़ती है प्राइस। ठीक है, फिर जब जो दूसरा बंदा है वो जब बेचता है तो उसे 5% घाटा होता है। तो क्या परसेंटेज डिफरेंस क्या आया, 100 पे 5%, 5 - 5 -5 × 5/100 कितना आ गया, 5 में से कितना घटा दो, 5.25। समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर 100 में से कितना आएगा, 100.25 का सीन आ जाएगा कि इतना बचा, तो वो चीज़ आपको खुद का लेनी है। 100 नहीं आएगा, 99 आएगा, क्योंकि 5 में तो 5 तो चला ही गया, 0.25 और कट गया, है ना, तो वो सॉरी है ना, वो आ जाएगा आपका 99 के समथिंग। तो वो उसने को आपको माइनस कर देना है। अगर सीधा सिंपल से है तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है कि जैसे कि इतने परसेंटेज में अगर इतना परसेंटेज चेंज आएगा तो कितना आएगा। ठीक है, 100 रुपये पे अगर 10% का लाभ हो रहा है तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, सिंपल 90 रुपये की चीज़ है आपकी। ये CP और SP वाले में भी क्वेश्चन चला गया। ठीक है, आप जैसे कि इसमें रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, कि दूध और पानी वाला अगर ध्यान हो आपको, ठीक है, तो वो कि 2:1 का अनुपात, 3:2 का अनुपात। ठीक है, वही है एवरेज
एवरेज किसी का भी निकालना ईजी है, बट एवरेज के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो अलग होते हैं, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और दूसरा क्या है, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशंस, ठीक है। मेंसुरेशंस में आपके सारे रूल्स अगर आपको पता है तो मेंसुरेशन पूरी कंप्लीट, कोई करने कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। केवल फॉर्मूला पता होनी चाहिए मेंसुरेशन में तो बस। टाइम एंड वर्क, क्योंकि देखो बाकी सब ये जो टॉपिक है, जैसे देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी फॉर्मूला का गेम है, ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करने पड़ेंगे और पढ़ना थोड़ा प्रैक्टिस इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जो हम लोग 10th-12th में पढ़ते हैं वो थोड़ा कॉन्सेप्ट लेवल पर पढ़ते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट लेने का मतलब फॉर्मूला बेसिस पे तैयारी करते हैं। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा ट्रिक से करना पड़ता है और थोड़ा घुमा के फास्टली करना पड़ता है। एक चीज़ ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस आप बहुत करना, ठीक है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मैं एक ऐप बता दूंगा जो कैलकुलेशन में आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसमें मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। मैं खुद उसको यूज़ करता हूँ अपनी खुद की कैलकुलेशंस के लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 2 MB के आसपास का साइज है, ठीक है। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और टाइम एंड वर्क, MDH पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो वो तो कोई भूला नहीं होगा ना, ठीक है। तो थोड़े से उसके क्वेश्चंस अपने कॉम्पिटेटिव लेवल के कर लेना, तो होपफुली आपको एक तरीके से एक जनरल रिवीजन करना पड़ेगा और आपके सारे टॉपिक क्लियर कट हो जाएंगे। अगर शॉर्ट कट में बोलूँ, आप कोई भी SSC की जो भी मार्केट में बुक मिलती हो बेसिक वाली, वो उठा लाना, ठीक है। और उसको आपको कंसीडर कर लेना, या फिर आपके घर में मतलब आपके घर में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी कर रहा हो तो उसकी बुक ले लेना, क्योंकि आपको एक केवल प्रैक्टिस करनी है कॉन्सेप्ट की और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं हिंदी का सिलेबस। देखो हिंदी में कोई ज़्यादा तोप नहीं है, देखो सब चीज़ का, और आपका जो मोस्टली सिलेबस है वो 10th से 12th के बीच में जो भी आपने पढ़ा है सब कुछ आ जाएगा, है ना। 11th नहीं 11th में तो कौन पढ़ता है यार, यही तो थोड़ी गलती होती है भाई, ठीक है। देखो बात सुनो, हिंदी लैंग्वेज में आपकी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण में क्या होगा, सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इंग्लिश में ये चीज़ आ सकती है, ठीक है ना। वाक्य निर्माण सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, होपफुली लोग मतलब दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट में प्रेडिकेट होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। और वाक्य निर्माण में एज, MR जो भी आपके लगते हैं, ठीक है, तो वो सारी क्रिया वगैरह वो सब चीज़ों का इसमें है। जैसे कि इस पर लिख दिया है क्रिया, संधि, ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा जो सब संज्ञा के में प्रयोग होते हैं वो संज्ञा होते हैं, जो सब संज्ञा प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, ठीक है, ठीक है। पर्यायवाची, ठीक है। विपरीतार्थी शब्द मतलब अपोजिट, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। अनेकार्थी शब्द मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द के अनेक शब्द, ठीक है, ठीक है। और क्या है, समानार्थी शब्द मतलब हो गया सिनोनिम, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सिंपल। वचन, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। लिंग, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है। और ये क्या है, उपसर्ग एंड प्रत्यय, ध्यान रखना, उपसर्ग एंड प्रत्यय, ठीक है। सीधी मतलब ध्यान लो, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, आप कभी ज़िंदगी में नहीं लगे। उपसर्ग मतलब आगे, प्रत्यय माने पीछे। अब नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि अलंकार। अलंकार आप पढ़ लेना, अलंकार ईजी आते हैं, ठीक है। कौन, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है, ठीक है। कनक कनक दे सौगनी मादक तत्काय जा काय बारा है, बा काय बारा है, बाप पाए बारा है, ठीक है। तो इसके ये कौन सा अलंकार है बताना, ठीक है। श्लेष है या नहीं देखते हैं, दोनों ये दो भी क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है आपके, ठीक है। तत्सम एंड तद्दप, देशज एवं विदेश सत्य, देखो ये सीधा वोकैब से संबंधित होता है और इनके जो थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी जो भी आपकी बुक हो, एक हिंदी की बहुत अच्छी बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक है। अगर आपके पास वो बुक है ना तो ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे इन डेप्थ, ठीक है। आपको थोड़ा सा जो इसमें डेटा दिया गया होता है वो पढ़ना है, ठीक है। और उसके जो क्वेश्चन होते हैं जितने लगा सकते हो उतने लगा लो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में देखो दो चीज़ें बनकर गेम चेंज करती हैं। पहला आपकी कुछ कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग, दूसरा आपकी प्रैक्टिस। ये जो दो तलवारें हैं ना ये आपको एग्जाम में जिताती हैं। नेक्स्ट है टॉपिक समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। और नेक्स्ट कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट अगर कोई समास है, ठीक है, तो बताना। वैसे कितने समास होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, अगर दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो बस आपकी कहानी अभी खत्म तो नहीं हुई है, बस कंप्यूटर का रह गया और कुछ भी नहीं है, केवल कंप्यूटर का ही रह गया। तो वो और सुनते चले जाओ। बेसिक था मैंने बता दिया था, पर फिर भी मैं केवल 2 मिनट में खत्म कर दूंगा आपका कंप्यूटर का। फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर, MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। देखो इसके रिगार्डिंग कुछ आपको जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो आनी चाहिए, कि जैसे कि आपको उसकी टैब के बारे में पूरा पता होना चाहिए। कभी भी एक टैब खोलना, उसके सारे फ़ॉन्ट एक एक, कुछ भी नहीं करना, कहीं पर भी मत पढ़ना। अगर पढ़ने का मन नहीं हो ना, केवल लैपी खोलना, PC खोलना और फटाफट से ये MS ऑफिस खोलना। किस तरीके से खोलते हो वो पूरी प्रोसेस दिमाग में आ जाएगी आपके, ठीक है। फाइल में कितने ऑप्शन हैं सारे देखना, सारे ऑप्शन को एक बार टिक टिक करके देखना क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो पर्टिकुलर ऑप्शन को खोलना, पर्टिकुलर सेटिंग को खोलना और सारे ऑप्शन को क्लिक करना। बस केवल ऐसा ही केवल हर 2-3 दिन में एक बार कर लेना, हर 2 दिन में, क्योंकि एक दिन में अगर मैं कहूँगा रेगुलर करोगे तो बोर हो जाओगे। पर्टिकुलर चेंज करते रहना। आपको मोस्टली जो फॉन्ट वगैरह और फिर जो भी चेंज कुछ पॉइंट होंगे वो कॉमन मिलेंगे, ठीक है। MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये MS वर्ड तो और एक्सेल
ये आजकल जो भी ऑफिस वर्क की जो है ना एक मेन सीडी हो गई, मेन पार्ट हो गया है, तो वहाँ यूज़ किया जाता है डेटा रिप्रेजेंट के लिए, डेटा फीड करने के लिए, डेटा प्रिंट करने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए। और जैसे कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, कंप्यूटर एब्रीविएशन, तो शॉर्टकट कीज़ का यूज़ क्या है? यूज़ इसलिए ताकि आपका जो वर्किंग प्रोसेस है वो फास्ट हो। तो शॉर्टकट कीज़ की सीधी सीधी एक लिस्ट निकलती है, आप गूगल पर सर्च कर लेना कंप्यूटर शॉर्टकट की, ठीक है, तो वो आपको हाल मिल जाएगी। और बस कुछ भी नहीं करना, केवल एक बार पढ़ के छोड़ देना। डेली सुबह उठना, पढ़ना छोड़ देना, दिमाग में कुछ नहीं आएगी। फिर आप क्या करना, 7 दिन बाद, ठीक है, 7 दिन तक ऐसे करना, और 7 दिन के बाद आप अपना पीसी उठाना और खोलना। आप ये समझ लोगे ना, आपका जितनी शॉर्टकट कीज़ होंगी मिनिमम 50-60% शॉर्टकट कीज़ आपके दिमाग में आ जाएंगी, और आप उसी तरीके से ओपन और क्लोज करोगे, सिस्टम यूज़ करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। जो वो जनरल चीज़ें हैं, कुछ सेटिंग्स वगैरह जो होती हैं यूज़ करने की, वो है एप्लीकेशंस वगैरह। तो ये भी चीज़ आप उसमें सर्च कर सकते हो, जैसे किसी पर्टिकुलर पार्ट का नाम क्या है, ठीक है, पर्टिकुलर EPRM में क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है, तो वो चीज़ है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है वो उनकी जो कोर प्रोसेस है ना उस पर डिपेंड करता है, तो वो चीज़ पढ़ लेना, माइक्रो, मिनी, ठीक है। और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भी सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर इंडिया में कहाँ है, और वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कहाँ पे, बताना। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक, और इसमें बता दें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इंटरनेट, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस ये क्या 6th क्लास का आपका सब्जेक्ट है, ये बताना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इनके रिगार्डिंग आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसमें लिखा भी है आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, ठीक है। और जैसे कि ऐसा नहीं है अब जो ऑन का इसे होगा, समझ रहे हो ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई भी चीज़ नहीं आती ना तो उस चीज़ को सर्च करो, यूट्यूब पे डालो कि इस तरीक़ों को इसको हम यूज़ कैसे करें, इनपुट डिवाइस कौन मतलब आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर को यूज़ कैसे करें, वीडियो 5-10 मिनट की होगी, पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी। तो किसी भी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सारे जितने उसमें पार्ट्स आते हैं, आपने अगर कभी अपने लैपटॉप वगैरह तो देखा होगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चलता आपको। अगर ध्यान हो जो ओल्ड साइबर कैफेज वगैरह होते तो उसमें पूरा सारा सिस्टम, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना इसमें, तो अपने आप कोई भाई हो बहन हो, है ना, तो उसकी 6th क्लास की बुक उठा लेना, कंप्यूटर की सारी चीज़ें पढ़ लेना, ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसे शॉर्टकट की इसकी क्लियर कट होगी। भाई मैं आजकल उनकी बुक उठाता हूँ ना, उनका GK आप लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। जो यहाँ पे ऊपर बात थी कंप्यूटर एब्रीविएशंस एंड कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, देखो जब आप उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ोगे, जो बुक मैंने जो आपको बताई, अगर इस तरीके से बुक पढ़ लोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी यार। सिंपल दिया है, वोकैब कब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर, ठीक है, ज़्यादा वोकैब से रिलेट करोगे। सीधी सी बात है, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है, तो आप जिस गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी बनाना है, तो उस पर्सन से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे ना, तभी तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो वही है, उस इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स आपको तभी तो पता चलेंगे कि भाई उसके इसके अक्षर का मतलब क्या है, इसके अक्षर का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी इवैल्यूएशन आया है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको बेसिक नॉलेज, ठीक। ऑल इन दिस, देखो जो क्वेश्चन आएंगे आपके शॉर्टकट कीज से आते हैं, पावर पॉइंट और फिर वर्ड और एक्सेल से आते हैं, ठीक। और आपके जो भी जैसे इसमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है ना, उससे आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका एंटीवायरस, जो भी कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, इसमें कंप्यूटर वायरस और सिक्योरिटी लिखी हुई ब्रैकेट में। तो ये ध्यान रख लेना कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, किसने ऑरिजिनेट किया था, तो कौन कौन से वायरस, अभी लेटेस्ट कौन सा वायरस जो डिटेक्ट किया गया, ठीक है, वो चीज़ें बोलना है ना। इंटरनेट कब से इवॉल्व हुआ था, कब से आया वर्ल्ड में इंटरनेट, और फर्स्ट कहाँ से मतलब ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ, है ना। तो हिस्ट्री क्या है, उसका कोर क्या है, तो वो पढ़ लेना। ये नहीं है कि इंटरनेट सर्च कैसे करते हैं, तो वो चीज़ तो आपको पता ही होगी, पर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसी तरीके से आपको चीज़ पढ़नी है, ये जो मैंने चीज़ बता दी ना 4-5, तो इन चीज़ों को पढ़ लेना। शॉर्टकट कीज़, ठीक है, MS वर्ड एक्सेल, ठीक, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, है ना, सॉरी फंडामेंटल तो है ही पूरा कंप्यूटर। अगर और इंट्रोडक्शन हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिगार्डिंग जो भी बेसिक से थोड़ा सा एडवांस, मतलब जो भी एंशिएंट हो। वायरस मैंने बता दिए, वायरस जो भी फर्स्ट ऑरिजिनेट हुआ और जो भी करंट डिटेक्ट हुआ, ठीक है, एज भी ध्यान रखना। कंपोनेंट एंड इंपॉर्टेंट रिलेटेड मैंने बताइए। बस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, बहुत लेंथी तो हो गई है, पर मैंने लगभग प्रयास किया है आपके हर एक पॉइंट को क्लैरिफाई करने का। तो होपफुली आपके सारे पॉइंट मैंने क्लैरिफाई कर लिया। अगर कोई भी पॉइंट के रिगार्डिंग आपको कुछ और अपडेट चाहिए हो, ठीक है, या फिर कोई और डिटेल चाहिए, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में।